कॉन्सेप्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में जो पीछे पढ़ चुके हैं उसके आगे प्रोसीड करते हैं। पीछे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टार्टर पढ़ रहे थे, वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग उसका पूरा देख चुके थे इन डिटेल। कल फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड होगा, जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही पीछे वाला फार्मूला था 4.44 पाई एफ एन। एन क्या है? एन इज अ नंबर ऑफ टर्न। अब इसमें थोड़ी सी चीज हम लोग देख लें। पहली चीज तो एक हमारा ये नॉर्थ पोल है और एक हमारा ये साउथ पोल है। थोड़ा दूर बन गया, ये पास बना देते हैं इसको। एक ये मान लीजिए हमारा साउथ पोल है, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। तो इसके बीच में अगर हम कॉइल को बनाएं, ठीक इसके सेंटर यानी इसके सेंटर पे ये अगर हम एक कॉइल बनाएं, ऐसे हमने तार बनाया, तो दिस इज नोन एज द टर्न। ये है टर्न, इसको बोलेंगे टर्न। और इसमें कंडक्टर कितने हैं? ये जो आपका है दिस इज नोन एज द कंडक्टर, दिस इज नोन एज द कंडक्टर, इसको बोलेंगे कंडक्टर। तो जो कंडक्टर एक्चुअली में कट करेगा, कंडक्टर जो फ्लक्स को कट करता है वो है कंडक्टर। तो Z बोला जाता है नंबर ऑफ कंडक्टर को, नंबर ऑफ कंडक्टर को। तो एक टर्न में, यहाँ ये जो टर्न है, एक टर्न में कितने कंडक्टर होंगे? 2 कंडक्टर यहाँ पर होंगे। एक टर्न में कितने कंडक्टर होंगे? 2 कंडक्टर यहाँ पर होंगे। यानी n को अगर हम टर्न लिखें, टर्न को अगर हम n लिखें, तो n बराबर अगर 1 है तो Z बराबर इसमें कितना हो गया? 2। ये चीज ध्यान रखिए। नंबर ऑफ टर्न यानी एक टर्न में कितने कंडक्टर होंगे? 2 कंडक्टर। पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। एक बार ये इधर आएगा तब तक दूसरा वाला इधर आ जाएगा। डीसी मशीन आपको याद होगा, उसके हिसाब से ही आपको रखना है कि एक ये कंडक्टर हो गया और दूसरा ये कंडक्टर हो गया। दूसरी चीज आती है कि क्वाइल क्या होती है? तो क्वाइल एक्चुअली में इन्हीं टर्न्स को जब कई सारे बना दें, ये कई सारे हमने बना दे, ये कई सारी बना दे, तो ये कहलाएगी क्वाइल। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाइल। तो एक अगर बनाएंगे तो एक टर्न कहलाता है और दूसरी क्या कहलाएगी? क्वाइल कहलाएगी। और इन्हीं कई सारी क्वाइलों को अगर हम, ये मान लीजिए एक क्वाइल है, फिर ये दूसरी क्वाइल है, इसमें कई सारे टर्न हो गए, ये दूसरी क्वाइल है, फिर तीसरी क्वाइल है। इन्हीं को अगर हम आपस में जोड़ दें, ये आपस में जोड़ दें, तो ये जो चीज बन के आएगी दिस इज नोन एज द वाइंडिंग। तो ये तीनों में फर्क है। एक हमारा टर्न हो गया, दूसरा हमारा कॉइल हो गया और तीसरा हमारा वाइंडिंग हो गया। तो यहाँ जो वाइंडिंग का मतलब ये है कि जितने हम लोग कॉइल बनाएंगे, और कॉइल कैसे बनाएंगे? कई सारे टर्न को मिला करके बनाएंगे और उन सबको एकोमोडेट जब कर देंगे तो हमारी बन जाएगी वाइंडिंग। और इस वाइंडिंग की वजह से हमारा टोटल ईएमएफ आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग सब कुछ निकालते हैं वो हम लोग टोटल इसी ईएमएफ, इसी से कैलकुलेट करते हैं। अब इन्हीं वाइंडिंग के रेफरेंस में ही आगे आ जाते हैं कि सपोज दैट एक हम टर्न ले लेते हैं, एक ही हमारा नॉर्थ पोल हो गया,
एक ये हमारा साउथ पोल हो गया, इसके ठीक सेंटर पोजीशन से एक हमने यहाँ पर एक टर्न बनाया, एक ये टर्न हमारा हो गया। अगर हम इसके पूरे पूरे सेंटर पोल से सेंटर पोल के बीच में देखें तो ये होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। एक नॉर्थ पोल से और एक साउथ पोल के बीच में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का मूवमेंट होता है, यानी पूरी जो है ये 180 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए एग्जैक्टली फेज रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि जो हमारी करंट है, करंट की वेव फॉर्म देखिए ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर वापस आती है। तो एक मैक्सिमम पीक से और मिनिमम ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस विल बी 180 डिग्री। और टोटल को अगर हम फिर से मैक्सिमम देखेंगे तो वो 360 डिग्री होता है। यानी ये देखेंगे तो 360 डिग्री, ये तो पता ही है आपको, नहीं पता है तो मालूम होना चाहिए। और ये कितना होता है 180 डिग्री, यानी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में ये मैक्सिमम फ्लक्स है और ये मिनिमम फ्लक्स है, इसके बीच का 180 डिग्री। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पर साउथ पोल होता है। तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री पे कॉइल हमारी पूरी तरीके से है, एक्चुअल में कॉइल हमारी पूरी तरीके से 180 डिग्री पे लाई कर रही है, तो इसको बोला जाएगा फुल पिच कॉइल। फुल पिच, इसको पिच बोलते हैं। ये जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो डिफरेंस है ये कहलाता है पिच। पिच, तो ये फुल पिच कॉइल कहलाएगी। और फुल पिच आपका टर्न कहलाएगा, या कई सारी हैं तो कॉइल कहलाएगा। फुल पिच आपका टर्न या कॉइल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल पिच। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा इसको छोटा कर दें तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्डेड। कॉर्डेड पिच और कॉइल, इसको बोलते हैं। यही जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। इसके सेंटर पे ये सेंटर लिया, तो एक तो कंडक्टर यहीं पे रखा हमने, इसमें कुछ नहीं किया, ये ऐसे गया, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना बन करके यहाँ तक गया और यहाँ से हमने इसको छोटा कर दिया। यानी ये हमारा पूरा ना जा करके हमने इसको क्या किया, छोटा कर दिया। इसको अल्फा डिग्री हमने छोटा कर दिया, अल्फा डिग्री हमने छोटा कर दिया। तो टोटल हमारा 180 डिग्री था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री था। तो बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये ध्यान रखिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल क्यों ऐसा करते हैं ये भी आगे डिस्कस होगा। इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट वजह होती है, हम लोग ऐसा करते क्यों हैं। इससे हमारे फ़ायदे भी होते हैं, काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं, बट क्यों करते हैं ये अभी आगे आपको फाइनल स्टेज पे पता चलेगा। तब तक आप लेक्चर को पढ़ते रहिए। शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिच। तो इसका जो स्पैन है, यानी इसको बोलते हैं स्पैन। तो शॉर्ट पिच, इसका जो स्पैन है इस ये लिखा जाएगा 180 माइनस अल्फा डिग्री। और इसका अगर हम स्पैन की बात करेंगे, इसके स्पैन फुल पिच के स्पैन की बात करेंगे तो ये है 180 डिग्री। तो शॉर्ट पिच का जो स्पैन है वो 180 माइनस अल्फा डिग्री होता है। और यहाँ अल्फा डिग्री से रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इन पिच, रिडक्शन इन पिच कितना हुआ, अल्फा डिग्री। तो अल्फा डिग्री से हम लोगों का ये रिडक्शन हो गया। जब हम लोग शॉर्ट पिच करते हैं तो सीधी सी बात है कि जब आपने कॉइल को नॉर्थ साउथ से हटा करके थोड़ा सा कम कर दिया है तो हमारे साइनसॉइडल बिहेवियर में भी कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस आएंगे। और दूसरी बात है कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से तो साउथ में गया ही नहीं,
आपका मैक्सिमम मिनिमम जितना ऊपर है, φm अगर ऊपर है तो माइनस φm नीचे भी होना चाहिए। तो ये नीचे पूरी तरीके से नहीं गया, बल्कि पहले ही आपका वापस आ गई। जो टर्न है हमारा वो पहले ही वापस आ गया, यहाँ ना जा करके इससे पहले ही वापस आ गया। देयरफॉर कुछ वोल्टेज में भी फर्क आ जाएगा, और इसकी वजह से एक हमारा कांस्टेंट आ जाता है Kc। एक कांस्टेंट जनरेट हो जाता है Kc, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर। कॉइल स्पैन फैक्टर, इसको हम लोग कॉइल स्पैन फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर Kc आ जाएगा, और इस Kc का अमाउंट ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ये 1 से ऑलवेज कम होता है। और जो Kc का फार्मूला है, जो Kc निकल के आता है, वो cos α/2, ये इसका फार्मूला होता है। इससे हम लोग Kc की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा आपका जो शॉर्ट पिच रिडक्शन फैक्टर है वो है, और यहाँ से Kc निकल आएगा। और जब Kc निकल आएगा तो Kc निकलने के बाद जब Kc हमारा आ जाएगा, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वहाँ पे जब हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिखेंगे, तो ईएमएफ के इक्वेशन में अब जो लिखेंगे वो 4.44 एफ फाई, और जो आपका एन था वो तो रहेगा ही, लेकिन अब साथ में Kc भी आ जाएगा। तो Kc क्यों आया? दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये जो Kc का फैक्टर है ये क्यों आया? दिस इज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल। तो ध्यान रखिएगा कि फॉर फुल पिच, अगर फुल पिच है, फुल पिच है तो Kc का फैक्टर नहीं आएगा। यानी फॉर फुल पिच कॉइल Kc बराबर 1। अगर फुल पिच दिया है या Kc बराबर 1 दिया है, इसका मतलब है आपने कोई कॉर्डिंग नहीं की है, नॉट कॉर्डेड कहलाएगी। यानी कोई आपने उसमें रिडक्शन नहीं किया है पिच में, और अगर आपने किया, अगर किया है तो Kc की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो फॉर कॉर्डेड कॉइल, उसको कॉर्डेड कॉइल भी बोलते हैं, CHOR, कॉर्डेड कॉइल। और शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल, इसमें Kc की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो कॉर्डेड कॉइल में या शॉर्ट पिच कॉइल में Kc की वैल्यू 1 से कम होगी, और फुल पिच में Kc की वैल्यू 1 के बराबर होगी। दूसरी क्या चीज़ है, फुल पिच में अल्फा की वैल्यू अगर देखें तो ये 0 डिग्री हो जाएगी, और इसमें अगर देखेंगे अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा होगी। और सीधी सी बात है कि इतना तो पता ही होना चाहिए कि अल्फा 180 डिग्री से कम ही होगा, नहीं तो कॉइल ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो 0 से 180 के डिग्री के बीच में आप इसमें कर सकते हैं। और ये हमारी Kc की वैल्यू होगी। फार्मूला आपको लिखा हुआ है, Kc बराबर cos α/2। ये इसका फार्मूला हो गया। तो ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम लोग Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट एक फैक्टर इसमें और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या बला है, ये क्या होता है? तो एक तो आपने कॉइल स्पैन फैक्टर देखा, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को देखिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को देखने के लिए एक हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, और सर्कल कहाँ है वो देख लेते हैं। सर्कल की ज़रूरत नहीं है, हेक्सागोनल बन जाए तो वो ठीक है, ये तो कुछ और बन गया। सर्कल 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 सर्कल, यही वाला बनेगा सर्कल, और क्या। हाँ, ये सर्कल बन गया, ये बन गया सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कल।
अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ये आपका सिलेंड्रिकल रोटर है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकलता है, क्या चीज़ है, उसको आप समझिए। इसमें कई सारे कॉइल्स हैं। इसमें कई सारे हमारे कॉइल्स हैं। तो इन कॉइल्स की वजह से इस पूरे उसमें जो हमारा वो होगा, वोल्टेज होगा, वो इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा। तो चलिए इतना ही फिगर ले लेते हैं। तो इसमें जो रोटर है वो गोल होता है। रोटर जो हमारा होता है वो राउंड शेप में है और गोल होता है। तो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, फिर 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 इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही आपका डायरेक्शन में रोटेशन है में, यानी पहले वोल्टेज इंड्यूस और दूसरे कॉइल के बीच में। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक्सटेंड कर दिया, पहले कॉइल को हमने एक्सटेंड कर दिया। इसी तरीके से या दूसरे कॉइल को भी कर देते हैं। ये तो देखिए, पहली कॉइल और दूसरी कॉइल के बीच का जो ये एंगल है, इसको बोलते हैं रोटेशन एंगल। दिस इज नोन एज बीटा, एंगुलर रोटेशन एंगल। इसी तरीके से इसके बीच में भी बनेगा बीटा, इसी तरीके से इसके बीच में भी बनेगा बीटा। तो ये बीटा जो होता है ये कहलाता है एंगुलर रोटेशन एंगल, एंगुलर रोटेशनल एंगल। बीटा इज नोन एज द एंगुलर रोटेशनल एंगल, जो कि अलग अलग कॉइल्स के बीच में जो आपका एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे बीटा। ये बीटा निकलता कैसे है? बीटा निकलता है, बीटा का फॉर्मूला होता है। बीटा आपको कैसे निकालना है? तो बीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल अपॉन स्लॉट। ये इसका फॉर्मूला होता है, बीटा बराबर 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स अपॉन स्लॉट्स। यहाँ से हम लोग बीटा निकालते हैं। अब इसमें एक नया फैक्टर और आता है जिसको बोलते हैं एम। एम इज कहलाता है स्लॉट पर पोल पर फेस, को बोलते हैं स्लॉट पर पोल पर फेस, इसको बोलते हैं एम। यानी एम बराबर अगर हम लिखें तो स्लॉट पर पोल पर फेस। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। अभी जब न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो उसमें ये फार्मूले यूज होंगे। एक एम का फार्मूला यूज होगा और एक बीटा का फार्मूला। बीटा कहलाता है रोटेशनल एंगल बिटवीन द टू कॉइल्स कह सकते हैं, और एम कहलाता है स्लॉट पर पोल पर फेस।
ये दोनों चीज़ें जो हमारी निकल आती हैं, तो यहाँ से एक फैक्टर हम लोग निकालते हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो जब ये दोनों चीज़ें निकल आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD इसको बोलते हैं। देन KD विल बिकम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD। यहाँ ये एंगल में है अपॉन m साइन बीटा बाई 2, यहाँ ये एंगल में है, ये आ जाता है KD, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक्चुअली में क्या है कि कॉइल हमारे चूंकि रोटर में है, लीनियर नहीं है, अगर एक के बाद एक होती हैं या एक के ऊपर एक होती हैं या पैरेलल होता तो उसमें आपको ये फेजर सम नहीं लेना था। लेकिन यहाँ पर चूंकि रोटेशन में है, पूरा राउंड सर्कल में है, इस वजह से उसका फेजर सम लिया जाता है, और फेजर सम लेने से हमारे ये दो फैक्टर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये दोनों फैक्टर आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिड्यूस करते हैं। तो KD इज ऑल्सो लेस देन 1, KD भी आपका 1 से कम होता है और उधर KC भी कम होता है। तो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा उसमें भी ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 4.44 F∅N, और साथ में अब KD आ जाएगा। तो ये तो KD तो आपका नहीं आना है जब भी आपका सिलेंड्रिकल मशीन है, रोटर है। अगर KD 1 दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्लॉट वगैरह दिए हैं तो KD तो आपका आएगा ही आएगा, और KD की वैल्यू 0.96 के आसपास आती है, और ये आपकी KD की वैल्यू 1 से कम होती है, और जो इंड्यूस्ड फार्मूला है उसमें आपको KD यहाँ रख देना है। तो KD हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और KC हो गया आपका कॉइल स्पैन फैक्टर। अब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो कहलाता है वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर इज नथिंग बट, इसको KW बोलते हैं, और ये KC और KD का मल्टीप्लिकेशन है, KC और KD का मल्टीप्लिकेशन है। तो फाइनली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास आता है उससे वैल्यू बनी 4.44 F∅N KW, ये बनी। या इसी को हम लोग अगर वैल्यू रख दीजिए KW के तो 4.44 F∅N KC और KD, ये हमारी वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है वो वैल्यू को निकालेंगे। ये वोल्ट में है, यूनिट इसके वोल्ट हो गए। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जब हम लोग कल करेंगे तो इसमें इन फार्मूले को यूज़ करेंगे। वो फार्मूले आप लोगों ने देख लिए। यहाँ पर ये फार्मूला बेसिकली हो गया, और दूसरा फार्मूला ये वाला हो गया जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया KC और KD। ठीक है, तो इस पे बेस होकर के कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह को करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो ये सब था, बीच बीच में और जो चीज़ें आती जाएंगी वो सब आती जाएंगे। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, इस वजह से कायदे से इसको कर लीजिएगा। तो आज आप लोगों ने वाइंडिंग फैक्टर समझ लिया, आपने कॉइल स्पैन फैक्टर पढ़ लिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ लिया, आपने कॉइल स्पैन फैक्टर पढ़ लिया, शॉर्ट पिच कॉइल क्या होती है, कॉर्डेड पिच कॉइल क्या होती है, ये आपने स्टडी कर लिया, इसको समझ लिया। आपके टर्न कॉइल और वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है इसको भी आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। सिलेंड्रिकल रोटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इसको टर्बो किसको बोलते हैं, हाई स्पीड में कौन सी है, किसका डायमीटर लंबा होना चाहिए, किसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसको भी आपने समझ लिया। साइलेंट पोल रोटर्स की क्या क्या कंडीशंस है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, और
इसका जो सैलेंसी का मीनिंग है ये क्या है, इसको भी आपने समझ लिया। तो आज काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों ने समझ ली और समझ करके इतनी चीज़ें आपने कर ली। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। इसको फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए देखने के लिए लेक्चर्स को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।